हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं एडीएफ फूड्स लिमिटेड के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि एडीएफ के फंडामेंटल्स कैसे हैं, धंधा क्या है, और हमने बात की थी कि एफएमसीजी बिजनेस को कैसे पढ़ते हैं, क्या मेंटल मॉडल आपको अपनाना चाहिए जब भी आप किसी एफएमसीजी स्टॉक को देखें। उसके बाद हमने रिस्क की बात की थी और हमने ये बात किया था कि ये धंधा मुझे इतना ज़्यादा क्यों पसंद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि दिस वीडियो विल मेक मोर सेंस अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो। इस वीडियो में हम टेक्निकल्स की बात करेंगे और टेक्निकल्स के साथ साथ बात करेंगे कि मैं कब खरीद रहा हूँ, कब बेचूंगा और कब मैं इस स्टॉक को होल्ड करूंगा। अपने सारे प्राइस टारगेट्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उसके बाद हम बात करेंगे वैल्यूएशंस की कि अगले 4 साल यानी 2028 तक मुझे ये स्टॉक कितना रिटर्न बना के दे सकता है, हमारी कितनी एक्सपेक्टेशंस है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाई हुई वीडियो है। इस वीडियो को देख के आप फोमो में मत आइएगा और जाके स्टॉक को आंख बंद करके मत खरीद लेना। आप DIY रिसर्च करो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एफएमसीजी स्टॉक को कैसे पढ़ते हैं, उस बात को समझिए और स्टॉक को पढ़िए, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। शुरुआत टेक्निकल्स और पोजीशन साइजिंग से करते हैं। देखिए, पिछले साल नवंबर दिसंबर में मैंने पहली बार एडीएफ को पढ़ा था और मैंने अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दी थी। उस समय लगभग 30% पैसा जो मुझे डालना था स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट कर दिया था। हाउएवर अगले 2-3 महीने में ना ये स्टॉक टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हो गया। 30 वीक मूविंग एवरेज से लगातार नीचे क्लोज देने लग गया और जब भी कोई स्टॉक 30 वीक EMA से नीचे जाता है तो मैं उस स्टॉक में बियरिश हो जाता हूँ। बियरिश सेंटीमेंट मुझे ज़्यादा नजर आने लग जाते हैं उस स्टॉक के अंदर। हालांकि फंडामेंटली स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग था, फंडामेंटली मुझे उस दिन भी पसंद था और आज भी पसंद है, लेकिन जब टेक्निकल्स आपको सपोर्ट नहीं करते तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, है ना। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया एंड आई गॉट आउट ऑफ दिस स्टॉक इन मार्च और अप्रैल। और उस समय मैंने डिसाइड किया, मैं साथ साथ बेक्टर्स फूड को पढ़ रहा था और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना सारा पैसा निकाल के मिसेस बेक्टर में डाल दूंगा। उस समय बेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन टेक्निकली इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, तो आई टुक माई बेट ऑन बेक्टर्स फूड दैट टाइम। अब 6-7 महीने बीतने के बाद आई एम अगेन गेटिंग इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। फंडामेंटल्स उस समय भी स्ट्रॉन्ग थे, आज भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेक्निकल्स मुझे आज ऐसा लग रहा है कि कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस टाइम से। क्यों लग रहा है मुझे? क्योंकि अभी ये 30 वीक मूविंग एवरेज से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है लगातार। उसके बाद वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं, अगर डिलीवरी की परसेंटेज देखोगे तो वो भी अच्छी है स्टॉक में। हाउएवर आई एम नॉट टोटली सोल्ड आउट ऑन दिस स्टॉक, यानी अभी भी मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है टेक्निकली स्टॉक पे। रीज़न क्या है? अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है ऊपर, जो ये 2021 से ये स्टॉक ब्रीच नहीं कर पाया है। आज के दिन में वो लेवल लगभग 280 के आसपास है। अब 280 का लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर दिस कंपनी। इस कंपनी ने 3 बार कोशिश की है इस लेवल को ब्रीच करने की, लेकिन ये अब तक कर नहीं पाई है। अगर ये स्टॉक 280 के लेवल को क्रॉस कर देता है विद वेरी हैवी वॉल्यूम्स, जिसमें डिलीवरी की परसेंटेज ज़्यादा होगी, तो मैं इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। आज के दिन में मैंने इस स्टॉक में लगभग 25% ऑफ माई इन्वेस्टमेंट कर दी है, जो मुझे स्टॉक में करनी है, ऑलमोस्ट 250 के लेवल्स। लेकिन और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को 65% तक या 70% तक जब लेके जाऊंगा, जब ये 280 के लेवल को हाई वॉल्यूम से ब्रीच कर देगा। तो बात को समझिएगा, मुझे अभी भी एडीएफ फूड्स के टेक्निकल्स पर पूरा भरोसा नहीं हुआ, कंफर्मेशन नहीं मिली है। कंफर्मेशन कब मिलेगी? जब वॉल्यूम्स के साथ 280 के लेवल को ये ब्रीच करेगा स्टॉक, और चांसेस है ये ब्रीच भी कर दे। अब मुझे एक और बहुत पॉजिटिव चीज नजर आ रही है स्टॉक में, वो है इस वीक की कैंडल। अब इस कैंडल को देखिए, जो आखिरी कैंडल है, इस कैंडल की जो विक है वो बहुत लंबी है, लेकिन स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो बहुत ऊपर की तरफ दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बुल्स आर इन कंट्रोल ऑफ बेयर्स। जैसे ही बेयर्स ने स्टॉक को नीचे ले जाने की कोशिश की, बुल्स स्टार्टेड बाइंग इट। तो मार्केट फोर्सेस आज के दिन में नीचे वाले लेवल्स पे, यानी 230, 220, 240 के लेवल्स के ऊपर बहुत सारे बायर्स हैं स्टॉक में, जो इसको और नीचे जाना नहीं देना चाहते। तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा टेक्निकली बुलिश हो रहा हूँ स्टॉक में, और मुझे ऐसा लगता है कि 280 का लेवल इस बार ये कंपनी अच्छी वॉल्यूम से ब्रेक कर देगी। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशंस की। देखिए, मैंने 2028 तक की वैल्यूएशंस बनाई है और सबसे पहले हम सेल्स को देखेंगे कि सेल्स आज के दिन में 520 करोड़ के आसपास है और दैट विल इंक्रीज बाय 20%, जो मैनेजमेंट गाइडलाइंस दे रही है। इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी आ रही है ना, वो तो ये 1078 के लेवल्स, सेल्स के लेवल जो मैंने FY28 में बताए हैं, वो 27 में भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये सिर्फ 20% की सेल्स ईयर ऑन ईयर अचीव करेंगे। फॉर दैट दे विल रीच 178 CR इन FY28। ठीक है। उसके बाद EBITDA मार्जिन्स जो है वो मैंने 20% के FY24 में थे, FY28 में मैंने 18% के मार्जिन लिए थे। रीजन मैंने आपको फंडामेंटल वीडियो में बताया था कि मार्जिन्स क्यों डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है। अगेन हियर वी आर कंजर्वेटिव।
मैनेजमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उसी के ऊपर हम एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने ईबिटा कैलकुलेट कर लिया और अब मैंने देखने की कोशिश की है कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट मैं इसलिए देख रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हम इस स्टॉक को वैल्यू करना चाहते हैं पीई के ऊपर। मैंने ईबिटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस नहीं है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट उठाई और देखा कि कैसे कैसे ये डेप्रिसिएशन करते हैं, कैसे कैसे कैपेक्स कर रहे हैं। तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ऑलमोस्ट 25 CR की डेप्रिसिएशन कॉस्ट होगी। 3% का इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट इतना कम इसलिए है क्योंकि कंपनी ने कोई डेट ले ही नहीं रखा है ना। तो FY20 में ये सीन रहेगा। उससे मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगाया और टैक्स मैंने 25% लिया है, उससे मैंने पैट निकाल लिया। तो पैट की जो फिगर आती है वो FY24 में 64 CR की है और FY28 में 125 CR की है। ठीक है, तो पैट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा अगले 4 साल के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि आज के दिन में मार्केट कैप कितनी है। आज के दिन में स्टॉक की मार्केट कैप एट द रेट ऑफ 250 मैंने लिया है। 250 के स्टॉक प्राइस पर इसकी मार्केट कैप 2750 रुपीज़ है। तो मैंने पीई कैलकुलेट कर ली। फॉरवर्ड पीई पे FY28 में इसकी पीई आ रही है 22। सबसे पहले हम ले लेते हैं बेयर केस। बेयर केस में मैंने पीई लिया है 25 क्यों लिया है, क्योंकि इट्स अ वेरी कंजर्वेटिव फिगर। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाती है और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं करती तो 25 का मल्टीपल तो फिर भी मिलना चाहिए इतने अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक को, जो स्टॉक 20% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, और हिस्टोरिकली भी अगर देखेंगे तो स्टॉक ने 20-25 का तो पीई मिला ही मिला है, चाहे कितने ही बुरे दिन आ गए हों स्टॉक के, जिसके हिसाब से हमारा जो कैगर बनेगा वो 3.2% कैगर बनेगा अगले 4 साल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हम बेस केस की, यानी ना हम बुलिश होते ना हम बेयरिश होते, बेस केस में कैसा रिटर्न बनेगा उसके हिसाब से मैंने पीई लिया है 35। आज के दिन में स्टॉक का पीई 43 है। ठीक है, यहां पर मैंने अदर इनकम नहीं ली है, ये बात ध्यान रखिएगा कि अदर इनकम को मैंने हटा दिया। तो अगर आप स्क्रीनर पे इसकी पीई देखोगे तो वो शायद 39 के आसपास नजर आएगी, थोड़ी और बेटर नजर आएगी। लेकिन अगर हमने अदर इनकम हटा दी तो पीई इसका 43 है। ठीक है, 43 पीई से हमने जो बेस केस बनाया है वो 35x का रिटर्न माना है कि 35x का पीई स्टॉक को मिलेगा। उस केस में हमें 12% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा अगले 4 साल के अंदर, जो निफ्टी का रिटर्न होगा। अब हम आते हैं बुल केस के ऊपर। बुल केस में हमने इसकी स्टॉक की पीई ली है 45, जो बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए आज के दिन में 42 के आसपास ही, 43 के आसपास पीई है, वो 45 सिर्फ मैंने कंसीडर की है बुल केस में अगले 4 साल में, जो 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, लेकिन इतने ज्यादा बुलिश नहीं होना चाहिए जब भी हम वैल्यूएशंस करते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको मिल जाएगा लगभग 19-20% कैगर का रिटर्न अगले 4 साल में, जो बहुत बढ़िया है। यानी स्टॉक 2x हो जाएगा अगले 4 साल के अंदर अगर ऐसा होता है। अगर री रेटिंग और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ होगी, अगर स्टॉक की री रेटिंग 60 हो जाती है, जिसके चांसेस हैं, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करती रही और स्टॉक ने भी 20% का लगातार रिटर्न दिया, सेल्स ग्रोथ करी अगले 4 साल में, तो ये हमको मल्टीपल्स दिखाई देने लग जाएंगे पक्का। तो अगर ऐसा हुआ तो शायद रिटर्न्स और भी ज़्यादा मिल जाएंगे हमको। इस वीडियो में हमने पूरा टेक्निकल्स डिस्कस कर लिया, वैल्यूएशंस डिस्कस कर लिया। मैंने ये डिस्कस बता दिया आपको कि मैं किस किस पॉइंट पर स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा, किस पॉइंट पर मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में अगले धंधे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। स्टॉक मार्केट इतनी भी मुश्किल नहीं है, यकीन मानिए मेरा। बाय बाय।